हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डिजिटल कम्युनिकेशन। आज की क्लास में हम सैम्पलिंग से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग इज बेसिकली अ स्टेप व्हेन वी कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। जितने भी सिग्नल्स फिजिकली प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। बट डिजिटल कम्युनिकेशन में हमको डिजिटल सिग्नल्स ही जरूरी होते हैं, इसीलिए हमको एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होता है। और इस कन्वर्जन के लिए हमको एक बेसिक इंटरमीडिएट स्टेप जो है सैम्पलिंग, उसका यूज करना पड़ता है। ठीक है। सैम्पलिंग के अलावा एक और इंटरमीडिएट स्टेप होता है, वो होता है क्वांटाइजेशन। तो पहले हम एनालॉग सिग्नल की सैम्पलिंग करते हैं, फिर वो सैम्पल्ड सिग्नल जो होता है उसका क्वांटाइजेशन करते हैं, तो फाइनली हमको डिजिटल सिग्नल मिलता है। ठीक है। तो वो सैम्पलिंग बेसिकली क्या होती है? कोई भी एक एनालॉग सिग्नल होगा हमारे पास, इस तरीके का हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है, अगर x ऑफ t, इसको हम कन्वर्ट क्या करते हैं इस टाइप के सिग्नल में। इस टाइप के सिग्नल में आप जैसे ही कन्वर्ट करोगे अपने एनालॉग सिग्नल को, दिस इज अ सैंपल्ड सिग्नल। इसको हम NTS से डिनोट करते हैं, वेयर TS इज द टाइम इंटरवल बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स, जहां पर हमने एम्पलीट्यूड लिया है, जहां पर हमने सैम्पलिंग की है, उनके बीच का। जैसे ये है -TS, दिस इज -2TS, दिस इज -3TS, 0TS, 2TS, 3TS एंड 4TS। ठीक है। इसीलिए हम इसको डिनोट करते हैं NTS से, वेयर N इज एन इंटीजर एंड TS इज द सैम्पलिंग इंटरवल। इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग इंटरवल। सैम्पलिंग इंटरवल कितने कितने ड्यूरेशन में हम सैम्पलिंग कर रहे हैं। एक चीज होती है FS, विच इज सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और FS और TS में क्या रिलेशन होता है? FS इज इक्वल टू 1/TS या TS इज इक्वल टू 1/FS। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, इसको आप बोल सकते हो एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है। इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड sampling. The conversion of a continuous time signal into a discrete time signal is sampling. और उसमें ये कुछ टर्म्स होती हैं, ये आप ध्यान रखें। TS सैम्पलिंग इंटरवल, FS सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, और ये उनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे सैम्पलिंग थ्योरम में। सैम्पलिंग थ्योरम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, बैंड लिमिटेड सिग्नल। ठीक है। तो बैंड लिमिटेड सिग्नल क्या होता है? बैंड लिमिटेड सिग्नल इज XF is equal to 0 for mod of F less than some frequency FM। इसका क्या मीनिंग होता है कि हमारा जो सिग्नल है, इस तरीके का कुछ सिग्नल रहेगा, इस तरीके का, या फिर ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इस तरीके का अगर कोई सिग्नल है जहां पर ये -FM, ये FM है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन की बात हो रही है, दिस इज सम सिग्नल XF, या फिर ऐसा भी हो सकता है XF, ये भी -FM है, 0 FM, दिस इज F। बैंड लिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपका जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है आपके सिग्नल का, उसमें अगर आप देखो तो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद उसका एम्पलीट्यूड आपको 0 मिलने लगेगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, मॉड ऑफ F ग्रेटर देन FM। ठीक है। X ऑफ F इक्वल टू 0, मतलब एम्पलीट्यूड, हमारा फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन जो है किसी सिग्नल का, उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा आफ्टर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी FM। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा सिग्नल बैंड लिमिटेड सिग्नल कहलाता है। बैंड लिमिटेड सिग्नल।
हमारी जो सैम्पलिंग थ्योरम है वो केवल बैंड लिमिटेड सिग्नल्स पर ही अप्लाई की जा सकती है। बैंड लिमिटेड सिग्नल, अगर हमारा सिग्नल ये चीज फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन, तो हमारा सिग्नल बैंड लिमिटेड सिग्नल होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सैम्पलिंग थ्योरम क्या बोलती है। इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताऊंगा। अभी हम देखते हैं सैम्पलिंग थ्योरम बोलती क्या है। किसी भी एक इस टाइप के सिग्नल को अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं इस फॉर्म ऑफ सिग्नल में, इस फॉर्म ऑफ सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो ड्यूरेशन है, दिस ड्यूरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है, तो एट द रिसीवर क्या है, आपको वापस से एनालॉग सिग्नल चाहिए, क्योंकि हमारे कान जो सुनते हैं वो एनालॉग इन नेचर होता है, जो आंखें देखती हैं वो भी एनालॉग इन नेचर होता है। ठीक है, तो हमको वापस से एट द रिसीविंग एंड, ट्रांसमीटर पर तो हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं इन द डिजिटल फॉर्म, फिर एट द रिसीवर हम क्या करते हैं, डिजिटल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो डिजिटल को वापस से एनालॉग में कन्वर्ट तभी किया जा सकता है जब हमारी ये जो ड्यूरेशन है, दिस ड्यूरेशन इज टीएस बेसिकली, ये टीएस एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब, और ये हमारे हाथ में होता है। जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो कितने कितने ड्यूरेशन पर हम सैंपल्स लेते हैं वो हमारे हाथ में होता है, तो ये टीएस हम डिसाइड करते हैं। तो दिस टीएस शुड बी सच दैट इट इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 FM, या फिर fs जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, that should be greater than or equal to 2 FM, where FM is the maximum frequency of this signal। ये जो x of t है हमारा, जिस सिग्नल को आप सैंपल कर रहे हो उस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM होती है। तो अगर FM है उस सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो TS और FS should satisfy these conditions, तभी हम इस सिग्नल से वापस से ये सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट या रिकवर कर पाएंगे विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का हम यूज करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का हम यूज करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का यूज करेंगे हम फॉर गेटिंग बैक दिस सिग्नल फ्रॉम दिस सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल वापस से कैसे मिलेगा, एक रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का यूज करके। और कब, विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कब मिलेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी व्हाइल सैम्पलिंग, व्हाइल कन्वर्टिंग कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करवा रहे हैं तो फिर हम रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का यूज करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से वापस से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल रिकवर या रिकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। यही बेसिकली सैम्पलिंग थ्योरम कहती है। ठीक है, इसके बाद हम सैम्पलिंग थ्योरम का, सैम्पलिंग थ्योरम फॉर लो पास सिग्नल्स का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये दोनों स्टेटमेंट्स पहले हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे सैम्पलिंग कैसे करते हैं इम्पल्स ट्रेन का यूज करते हुए यूजिंग द बोर्ड सेशन। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही स्टेटमेंट्स हैं। अ कंटिन्यूअस टाइम लो पास बैंड लिमिटेड सिग्नल, ठीक है, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस टाइम होना चाहिए सिग्नल, लो पास होना चाहिए, बैंड लिमिटेड होना चाहिए, वहीं पर ये सैम्पलिंग थ्योरम अप्लाई हो पाएगी। A continuous time low pass band limited signal can be represented in terms of its sampled equivalent without any loss of information। Without any loss of information बहुत जरूरी है। ये जो थ्योरम है, this is only important because कोई इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होता अगर ये सैम्पलिंग थ्योरम को ध्यान में रखते हुए हम सैम्पलिंग करते हैं तो। अदरवाइज सैम्पलिंग तो आप कैसे भी कर सकते हो, यही है कि आप अगर सैम्पलिंग इस तरीके से नहीं करोगे, ये कंडीशंस को फॉलो करते हुए सैम्पलिंग नहीं करोगे, तो आपका जो सिग्नल है उसकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लॉस जरूर होगा उसमें। ठीक है, तो in terms of its sampled equivalent without any loss of information when the sampling frequency fs is greater than or equal to twice the highest frequency component of the message signal, or when the sampling interval ts
is less than or equal to the reciprocal of twice the highest frequency of message signal. That is whatever is given in the this rectangular shape. Fs is greater than or equal to 2 FM, Ts less than or equal to 1/2 FM. इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हम देखेंगे क्या डिफरेंस है. A continuous time low pass band limited signal can be recovered from its sampled equivalent without any loss of information when the sampling frequency Fs is greater than or equal to twice the highest frequency component of message signal, or when the sampling interval Ts is less than or equal to the reciprocal of twice the highest frequency component of message signal. यहाँ पर जो डिफरेंस है, डिफरेंस केवल यहाँ पर है, from its sampled equivalent. From its sampled equivalent. वहाँ पर हम क्या दिख रहे थे, can be represented in terms of its sampled equivalent. यहाँ पर can be recovered, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, can be recovered from its sampled equivalent. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है ये दोनों जो आपके सैम्पलिंग थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है. इसके बाद हम देखेंगे हमारा जो टाइम और फ्रीक्वेंसी में हमारा सैम्पलिंग जब हम करते हैं तो सैम्पलिंग कैसी दिखती है. ठीक है, ये हमारा टाइम डोमेन है, ये लेफ्ट साइड वाला, दिस इज कंप्लीट टाइम डोमेन एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी डोमेन. हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं यूजिंग इम्पल्स ट्रेन. ये हमारी इम्पल्स ट्रेन है. तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स टी इंटू दिस सिग्नल, इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका सैम्पल्ड सिग्नल. किसका सैम्पल्ड इक्विवेलेंट है ये एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है, इसका सैम्पल्ड इक्विवेलेंट ये मिल रहा है आपको नीचे इस तरीके का मिलेगा. हर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जो आपकी इम्पल्स है ये इससे मल्टीप्लाई होगी. जैसे ही मल्टीप्लाई होगी तो इसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो आपको इम्पल्स के साथ दिखाई देने लगेगा. यहाँ पर कम एम्पलीट्यूड है सिग्नल का तो कम, यहाँ इम्पल्स का एम्पलीट्यूड भी कम हो गया. यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर कम होने लगा, फिर बढ़ने लगा. तो सेम शेप आपको इम्पल्सेस का एम्पलीट्यूड के, आपका जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है उस फॉर्म में इम्पल्सेस अपने आप को चेंज कर लेंगी, इम्पल्सेस का एम्पलीट्यूड अपने आप को उस तरीके से चेंज कर लेगा. तो ये जो शेप है जिसमें इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड होती है, यही शेप आपको सैम्पल्ड सिग्नल में भी मिलेगा. ठीक है, और इसी का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर हम देखें तो दिस इज जस्ट एन अजम्पशन. मैंने ये केवल अज्यूम किया है कि अगर हमारा ऐसा कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का मिलेगा, है ना. मैंने यही क्यों लिया और कुछ क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं दे आर ऑलवेज लो पास इन नेचर. मतलब उसमें क्या होता है, जीरो के आसपास जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है. जैसे जैसे जीरो से हम दूर जाते जाते हैं उनका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफएम के बाद हमारा जो आपका एम्पलीट्यूड रहता है किसी भी प्रैक्टिकल सिग्नल का वो जीरो हो जाता है. इसीलिए मैंने इस तरीके से इसको कंसिडर किया है. ठीक है, दिस इज अ सिग्निफिकेंट मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ सिग्नल एंड स्टैंडर्ड ऑल्सो. और स्टैंडर्ड क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया. ठीक है, बिकॉज लो पास सिग्नल्स ही हम जनरली अपने आसपास देखते हैं, इसीलिए इस तरीके का फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कंसिडर किया है. इसके बाद हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एग्जैक्टली इम्पल्स ट्रेन ही मिलता है हमको, बिल्कुल इम्पल्स ट्रेन ही मिलता है. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पर बना दिया है. अब एक चीज देखें आप, ये चीज आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ी होगी कि अगर दो सिग्नल्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम डोमेन में तो उनके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशंस क्या होने लगते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, वो दोनों कन्वोल्यूट होंगे आपस में. तो इन दोनों का कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा आपको, एक्स ऑफ एफ का और पी ऑफ एफ का. तो जो भी रिजल्ट आएगा वो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होगा किसका, हमारे सैंपल्ड इक्विवेलेंट सिग्नल का. इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का आएगा. इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एस ऑफ एफ से. हम देखते हैं ये एस ऑफ एफ कैसे आया, इन दोनों का कन्वोल्यूशन करने पर ये कैसे मिल रहा है, ये हम अभी मैथमेटिकली भी देखते हैं. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आप टाइम डोमेन में दो सिग्नल्स को कन्वोल्यूट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन दोनों का कन्वोल्यूशन होगा.
और अगर उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पर कन्वोल्यूशन कर रहे हैं टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा उन दोनों सिग्नल्स का। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैथमेटिकली इन दोनों का कन्वोल्यूशन ये ही मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होगा वो प्रूफ होगा इस चीज का कि जो हमारा x ऑफ f और p ऑफ f का कन्वोल्यूशन हो रहा है दैट इज बेसिकली सेम एज s ऑफ f। s ऑफ f को मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, बिकॉज हम देखेंगे आगे कि सेम मिल रहा है हमको कन्वोल्यूशन करने पर या नहीं मिल रहा है सिग्नल का शेप। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो इम्पल्स ट्रेन है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। x ऑफ f तो हमने देख ही लिया, x ऑफ f वैसे का वैसे लिखता हूं मैं, उसको कन्वोल्यूट कर रहे हैं हम इम्पल्स ट्रेन से। इम्पल्स ट्रेन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो हमने ये देखा था, fs समेशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल्टा ऑफ f माइनस k fs। ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, इसको मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, कैसे आता है। अब आपने पढ़ा होगा, आपका जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है बेसिकली एक इंटीग्रल ऑपरेशन होता है। ठीक है, और ये चीज आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत जगह काम आएगी कि आप इंटीग्रेशन और समेशन को किसी भी सीक्वेंस में परफॉर्म करो, आपका रिजल्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वोल्यूशन पहले करूंगा और ये जो समेशन वाला पार्ट है उसको मैं बाहर ले आऊंगा। तो हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और अब मैं पहले कन्वोल्यूशन करूंगा, fs बाहर आ जाएगा, x ऑफ f कन्वोल्यूशन विद डेल्टा ऑफ f माइनस k fs, f माइनस k fs। ठीक है, अब इन दोनों का कन्वोल्यूशन जो है, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपने पढ़ी होगी सिग्नल सिस्टम में। डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसको किसी भी फंक्शन के साथ कन्वोल्यूट करो तो आपको वही फंक्शन मिलता है जहां पर आपको, वहां कहां पर, जहां पर आपको आपका इम्पल्स मिल रहा होगा। किसी भी फंक्शन को अगर आप कन्वोल्यूट करते हो इम्पल्स फंक्शन के साथ, तो वो फंक्शन वैसे का वैसा उठकर वहां पर चला जाता है जहां पर हमारी इम्पल्स डिफाइंड होती है। तो बेसिकली इसका रिजल्ट जो आएगा, द रिजल्ट विल कम आउट टू बी k is equal to minus infinity to infinity x of f minus k fs। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखिए, जब आप k की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा x of f, ये वाला पार्ट। ठीक है, जब k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिलेगा x of f minus fs, मतलब ये वाला पार्ट। k की वैल्यू 2 रखेंगे तो मिलेगा x of f minus 2fs, मतलब ये वाला पार्ट। x ऑफ f को हमने 2fs से राइट साइड शिफ्ट किया, f माइनस 2fs, मतलब x ऑफ f को 2fs से राइट साइड शिफ्ट किया। सिमिलरली आप अगर k की वैल्यू -1 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, -2 रखेंगे तो ये मिलेगा, और इसी तरीके से आपको इनफाइनाइटली सेम चीज रिपीट होती हुई दिखाई देगी। जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई की है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली, जहां पर आप यहाँ पर देखेंगे हमने जो ऊपर इम्पल्स ट्रेन बनाई थी वो एक fs पे था इम्पल्स, सॉरी माइनस fs पे था, -2fs पे था, 0 fs 2fs और इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स पर था। तो हमारा जो सिग्नल है, जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन है हमारे सिग्नल का, वो बेसिकली उन पॉइंट्स पर 0 -fs -2fs fs 2fs एंड सो ऑन, इन पॉइंट्स पर जहां पर इम्पल्स हमारी प्रेजेंट थी वहां पर हमारा जो फोरियर रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल का वो रिपीट हो रहा है। यही प्रॉपर्टी होती है हमारे इम्पल्स फंक्शन की। इम्पल्स के साथ किसी भी सिग्नल को कन्वोल्यूट करो तो वो रिपीट होने लगता है, वो सिग्नल रिपीट होता है उन पॉइंट्स पर जहां पर हमारा इम्पल्स फंक्शन प्रेजेंट होता है, इम्पल्स सिग्नल प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने वही किया है। जो प्रॉपर्टी होती है इम्पल्स फंक्शन की वो यही होती है। ठीक है, बेसिकली अगर मैथमेटिकली मैं आपको बोलूं, x of t convolution with delta of t minus t naught, this will give you x of t minus t naught। इम्पल्स t naught पर थी तो हमारा जो सिग्नल है वो भी t naught पर आने लगेगा। सेम चीज आपकी वैलिड होती है
फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डेल्टा ऑफ f माइनस एफ नॉट अगर मैं लिख दूं तो दिस विल कम आउट टू बी x ऑफ f माइनस एफ नॉट। x ऑफ f कहां पर चला गया, जहां पर हमारा इम्पल्स फंक्शन था f नॉट पर। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट सैम्पलिंग की सैम्पलिंग होती कैसे है, सैम्पलिंग थ्योरम भी देख ली हमने, सैम्पलिंग किस तरीके से होती है वो भी देख लिया हमने। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि सैम्पलिंग थ्योरम जो है हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। इसको पहली चीज तो हम देखेंगे कि इससे अब हमको वापस रिकवर करना है। तो अगर सैम्पलिंग थ्योरम हमने अकॉर्डिंग टू सैम्पलिंग थ्योरम सैम्पलिंग की है हमारे सिग्नल की, तो वी शुड बी एबल टू रिकवर दैट सिग्नल। हमारा जो सिग्नल था x ऑफ t वो या x ऑफ f वी शुड बी एबल टू रिकवर दैट सिग्नल फ्रॉम दिस सिग्नल। ये सिग्नल से हमको वो मिलना चाहिए। अगर मिल पा रहा है तो हमारी सैम्पलिंग थ्योरम प्रूव हो रही है, अदरवाइज सैम्पलिंग थ्योरम प्रूव नहीं हो पा रही है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम प्रूव भी करेंगे और इसको रिकवर कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। इससे हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कैसे रिकवर करते हैं ये भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। So this was it for this lecture. Thank you very much. Thank you.